वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के ज्योग्राफी के इकाई 2 का कृषि चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके पहले जो इकाई 1 था उसमें 5-6 चैप्टर थे, सभी को समाप्त कर दिया गया है। अब इकाई 2 हम लोग पढ़ते हैं जिस चैप्टर का नाम कृषि है। यह काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसलिए इसे पार्ट बाय पार्ट आप लोगों को पढ़ाएंगे। 3-4 पार्ट में इसको पढ़ाएंगे और यह थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, इसलिए धीरज रख के और पूरा वीडियो देखिएगा तो कृषि चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। भूगोल से टोटल 22 नंबर के पूछे जाते हैं, तो 22 नंबर अगर कंप्लीट करना है तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। भारत कृषि के दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, बाकी देशों की तरह नहीं, बल्कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश क्यों है? क्योंकि अधिक मात्रा में कृषि का उत्पादन होता है भारत में। यहाँ पे गेहूं भी अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, उसके बाद चावल भी अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, दलहन भी अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, तिलहन भी अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। कृषि गन्ना हो गया, इसमें जो है 2 नंबर 3 नंबर पर भारत का स्थान है। पूरी दुनिया में 2 नंबर 3 नंबर पर भारत का स्थान है, इसलिए भारत को एक कृषि संपन्न देश कहा जाता है या कृषि संपन्न राष्ट्र कहा जाता है। कृषि निर्धारण में वर्षा का बहुत ही महत्व है। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु मानसूनी है। तो मानसून का अर्थ क्या होता है? वर्षा। वर्षा को मानसून कहा जाता है। जब वर्षा होती है तो उसी को मानसून कहा जाती है। तब भारत की जो कृषि है वह पूर्ण रूप से मानसून पर आधारित है। अगर भारत में नहरों का जाल अधिक बिछा दिया जाए तो भारत की कृषि जो है और अधिक बढ़ जाएगी। इसके पैदावार में 2 गुना 3 गुना की वृद्धि होगी। भारत के अधिकांश भागों में वर्षा वर्ष के 3-4 महीने ही होता है। अधिकतर भाग में भारत के 3-4 महीने ही वर्षा होते हैं। जहां सिंचाई की सुविधा है वहां साल में 2 से अधिक फसल उगाई जाती है। जहां सिंचाई की सुविधा नहीं होती है वहां पे 1 या 2 फसल ही उगाई जाती है, लेकिन जहां पे सिंचाई की सुविधा होती है वहां 2 से अधिक फसलों को उगाई जाती है। वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को शुष्क कृषि कहते हैं। शुष्क का मतलब सूखा होता है। जो कृषि वर्षा की सहायता से शुरू की जाती है, वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली जो होती है उसी को शुष्क कृषि कहा जाता है। भारत में कृषि के क्या महत्व है? तो देखिए, भारत में कृषि का बहुत ही ज्यादा महत्व है। कृषि देश के आर्थिक जीवन का प्राण है। यह जो लॉकडाउन चल रहा था 2019 में, उसमें सभी उद्योग धंधे माइनस में चले गए। भारत की जीडीपी लगभग -24% नीचे गिर गई, लेकिन भारत में कृषि एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी जो भारत को जीवित रखी। भारत की कृषि जीडीपी जो था वह प्लस पॉइंट में ही था। इसलिए कृषि का किसी भी देश के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। खासकर भारत के लिए तो कृषि जीवन की प्राण है। इससे भारत में 2/3 लोगों की जीविका चलती है। 2/3 का मतलब 66%। लगभग 66% लोग जो है वह कृषि पर ही आधारित रहते हैं। वह कृषि कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं। दूसरा, उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति कृषि से ही होती है। जैसे कपास, सूती वस्त्र उद्योग में कपास का उत्पादन किया जाता है और भारत में कपास का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। दुनिया में भारत जो है कपास के मामले में अग्रणी देश है। ब्रिटेन में, अमेरिका में, जापान में, सिंगापुर में भारत बहुत अधिक मात्रा में सूती वस्त्र का निर्यात करता है। निर्यात का मतलब वहां भेजता है। तो कपास जो होता है इसका इस्तेमाल सूती वस्त्र उद्योग में होता है। कृषि दुनिया में यानी जो भारत है, भारत में सबसे ज्यादा लोग रोजगार किस क्षेत्र में लिए हुए हैं? तो कृषि क्षेत्र में है। और कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला कोई क्षेत्र है तो वह सूती वस्त्र उद्योग क्षेत्र है। तो ऑब्जेक्टिव में इसको याद रखिएगा, कृषि के बाद दूसरा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग क्षेत्र है। तीसरा, गन्ना। गन्ना का इस्तेमाल चीनी उद्योग में होता है। गन्ना नहीं रहेगा तो फिर चीनी का उत्पादन नहीं होगा। और जूट उद्योग में जूट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जूट जो है जूट उद्योग के लिए कच्चे माल है। गन्ना जो है वह चीनी उद्योग के लिए कच्चे माल है और कपास सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल है।
भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 24% है। मिलाइए 1/4 भाग जो कमीनी होता है भारत का, वह किससे होता है? तो कृषि से ही होता है। यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। भारत की आबादी जो है लगभग 125 करोड़ है। 1,130 करोड़ जनसंख्या है भारत की, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है वह कृषि का ही होता है। और उन 130 करोड़ लोगों का जो भोजन मिलता है वह कृषि से ही प्रदान होता है। तो ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछता है कि भारत की राष्ट्रीय आय में यानी जीडीपी में कृषि का कितना महत्व है? तो 24% कृषि का महत्व है। उसके बाद यह भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत के कितनी प्रतिशत रोजगार कृषि प्रदान करता है? तो 66% यानी 2/3 लोग कृषि से जुड़े हुए हैं और उनकी जीविका कृषि से ही चलती है। नेक्स्ट है भारत में कृषि भूमि उपयोग। भारत में कृषि भूमि का उपयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो कृषि पर निर्भर लोगों के लिए भूमि बहुत अत्यंत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। कृषि पर जो लोग निर्भर रहते हैं उनके लिए भूमि सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि भूमि रहेगा तभी तो वह कृषि करेंगे। भूमि नहीं रहेगा तो अनाजों को कहाँ उपजाएंगे, क्योंकि यह पूरी तरह भूमि पर निर्भर है। कृषि ऐसा उद्योग है, कृषि ऐसा क्षेत्र है जो पूर्ण रूप से भूमि पर भी निर्भर है। इसके लिए जमीन चाहिए ही चाहिए। अगर जमीन नहीं रहेगी तो फिर कृषि की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कृषि योग्य भूमि में 4 तरह के भूमि को शामिल किया जाता है। पहला है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी जिसमें केवल बुआई ही होता है, अनाजों को उपजाया जाता है। और दूसरा चालू परती भूमि, और तीसरा अन्य परती, और चौथा ऐसा भूमि जो कृषि योग्य है लेकिन इसी तरह परती है, व्यर्थ है, उस पे फसल को उपजाया नहीं जा रहा है। और चालू परती भूमि जिसको जो है लापरवाही के कारण छोड़ दिया गया है, और अन्य परती भूमि जिसको परती छोड़ दिया गया है लेकिन उस पे फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है। जैसे बहुत जगह फार्म वार्म देखते होइएगा, वहाँ पे जो है केवल जो है फील्ड के जैसा होता है, उसी को परती भूमि कहते हैं, वहाँ पे फसल उपजाया नहीं जाता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि योग्य भूमि पर दबाव बढ़ गया है। भारत की जनसंख्या बहुत ही स्पीड से बढ़ रही है और आने वाले 10 सालों में भारत की जनसंख्या चीन को भी क्रॉस कर जाएगी। चीन की जनसंख्या अभी 146 करोड़ है लगभग, इतना अधिक जनसंख्या है। उस जनसंख्या को ही भारत आने वाले 10 सालों में पार कर जाएगी। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि योग्य भूमि पर दबाव बढ़ा है, क्योंकि भोजन की मात्रा बढ़ेगा तो फिर कृषि पर दबाव बढ़ेगा, जिससे कृषि योग्य भूमि कम हो रहा है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा तो लोग दुकान खोलेंगे, लोग जमीनों को कब्जा करेंगे, तो इससे जंगलों को काटेंगे, तो इससे जो कृषि योग्य भूमि है वह धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ऐसी स्थिति में कृषि में उत्पादन 2 ही रूपों में बढ़ाया जा सकता है। भूमि तो सीमित है और जनसंख्या बढ़ने के साथ भूमि धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इसको दूर करने के लिए मात्र 2 उपाय हैं। पहला उपाय है प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना है। प्रति हेक्टेयर जो होता है वह कुछ एकड़ का भाग होता है, यानी कुछ कट्ठा होता है। तो हेक्टेयर जो है वह यह 1 बीघा से ज़्यादा होता है हेक्टेयर। तो प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना है। और वृद्धि कैसे होगा? तो जो हाइब्रिड है उसका इस्तेमाल करके, कृषि में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसकी वृद्धि किया जा सकता है। दूसरा, एक ही कृषि वर्ष में एक ही भूमि में एक से अधिकाधिक फसलों को उगाकर कुल उत्पादन में वृद्धि करना। जैसे कुछ ऐसी भूमि होती है जहाँ पे एक ही फसल उपजाया जाता है, तो वहाँ पे एक से अधिक फसल उपजाकर उत्पादन में वृद्धि किया जा सकता है और कृषि पर जो दबाव है उस दबाव को कम किया जा सकता है। तो पहला तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उपज में वृद्धि करना है, और दूसरा कहीं भूमि है तो उस भूमि पे एक से अधिक फसल लगाकर, जैसे धान कटा तो फिर जो है गेहूं लगा दिए, गेहूं कटा तो फिर धान लगा दिए, फिर मक्का लगा दिए, फिर दलहन लगा दिए। तो इस तरह से खेत को जो है खाली नहीं रखना है, खेत में एक से अधिक फसल उगाना है, जिससे कृषि पर जो दबाव बढ़ा है जनसंख्या के कारण वह दबाव कम किया जा सके।
नेक्स्ट है 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि को शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में यह भी सवाल पूछा जाता है कि शुष्क भूमि कृषि कब होती है, किसे कहते हैं। तो ऐसा क्षेत्र जहां 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां शुष्क भूमि कृषि पद्धति को अपनाया जाता है, और जहां 75% से अधिक वर्षा वाला भूमि होती है उसे आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं। तो ऐसा क्षेत्र जहां 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उस कृषि को आर्द्र भूमि कृषि क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कृषि के प्रकार। तो कृषि 3 प्रकार की होती है। पहला होता है प्रारंभिक जीविका कृषि, दूसरा होता है गहन जीविका कृषि और तीसरा होता है वाणिज्यिक कृषि। प्रारंभिक जीविका कृषि में क्या होता है, इसमें पारंपरिक रूप से खेती की जाती है, यानी सदियों से जो परंपरा चला आ रहा है उसी के आधार पे खेती की जाती है। तो इसमें क्या किया जाता है, आदिवासी लोग ज़्यादा इसकी खेती करते हैं। जंगलों में आग लगा दिया जाता है और आग लगाने के बाद जब वह राख बन जाता है तो उस पे बीज छींट दिया जाता है और फिर उससे फसल उत्पादन होता है। वे लोग जमीन की जुताई नहीं करते हैं, जिसके कारण बीज गहराई तक नहीं जा पाता है और फसल का उत्पादन अधिक नहीं हो पाता है। तो यह कृषि आदिवासी लोग करते हैं। इसी कृषि को झूम कृषि भी कहते हैं या झूम खेती भी कहते हैं। इसमें आधुनिक तकनीक टेक्नोलॉजी का अभाव होता है, जैसे हल फावड़ा या उन्नत किस्म के बीज का अभाव होता है, जिसके कारण उपज भी कम होता है। और फिर वह भूमि जहां उपज कम होता है फिर वे लोग वहां के उस एरिया को खाली करके फिर दूसरे जगह जाते हैं, वहां भी आग लगाते हैं, जंगल को जलाते हैं और फिर उस पे बीज छींटकर और फसल को उपजाते हैं। तो वहीं झूम खेती कहलाता है। तो इसी को प्रारंभिक जीविका कृषि भी कहते हैं। इसमें फसल उत्पादन जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, औद्योगिकरण के लिए नहीं किया जाता है, यानी उद्योगों में भेजने के लिए या फिर उसको बेचने के लिए व्यवसायिक के माध्यम से नहीं किया जाता है, बेचने के लिए नहीं किया जाता है, केवल अपनी जीविका चलाने के लिए, खाने कमाने के लिए किया जाता है। इसलिए इसे प्रारंभिक जीविका कृषि कहते हैं। दूसरा है गहन जीविका कृषि। यह कृषि देश के अधिकतर भागों में की जाती है। तो ऑब्जेक्टिव में यह भी सवाल पूछता है कि देश के अधिकतर भागों में किस प्रकार की खेती की जाती है। तो गहन जीविका कृषि की जाती है। और यह कृषि कहाँ होता है, तो जहाँ जनसंख्या अधिक होता है वहाँ इस प्रकार की कृषि पद्धति को अपनाया जाता है। इस कृषि में मुख्य रूप से धान की खेती होती है और इसमें जो कृषि होता है गहन जीविका कृषि, इसमें मुख्य रूप से धान की खेती होती है। इसके अलावा दूसरी भी खेती होती है, जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया, इस तरह का भी खेती किया जाता है। इसे जीविका निर्वाहक कृषि भी कहते हैं। जीविका निर्वाहक कृषि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फसल बचता ही नहीं है कि किसान बेचे, सब खाने में ही फसल समाप्त हो जाता है। तो यह जीवन को चलाने के लिए इस प्रकार की कृषि का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे जीविका निर्वाहक कृषि कहते हैं, क्योंकि इससे जीवन चलता है। तीसरा है वाणिज्यिक कृषि या व्यापारिक कृषि। इस कृषि का जो उद्देश्य होता है वह व्यापार होता है। इस प्रकार की कृषि में फसल जो लगाया जाता है वह व्यापार के लिए लगाया जाता है, मुनाफा कमाने के लिए लगाया जाता है, पैसे कमाने के लिए लगाया जाता है। इससे आधुनिक कृषि तकनीक के द्वारा अधिक पैदावार वाले परिष्कृत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, कीटनाशक आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से गेहूं की खेती की जाती है। वाणिज्यिक या व्यापारिक कृषि में मुख्य रूप से गेहूं की खेती की जाती है। और जब भारत में हरित क्रांति आया था तो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा था, गेहूं पे पड़ा था। हरित क्रांति भारत में 1967-68 में आया था। तो याद कर लीजिएगा, भारत में हरित क्रांति कब आया था, 1967-68 में। और यदि यह सवाल पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुआ था, तो 1960 के दशक में हरित क्रांति हुआ था। तो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा था, तो गेहूं पे पड़ा था। गेहूं का उत्पादन काफी अधिक बढ़ गया था और भारत
अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया था। आज़ादी के बाद भारत को यानी 1967-68 के बाद भारत को खाने के लिए दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था, लेकिन हरित क्रांति आया जिसके कारण जो है भारत में बेतहाशा अनाज की वृद्धि हुई और अब भारत तो दूसरे देशों को भी खिलाता है। तो इसमें मुख्य रूप से गेहूं की खेती की जाती है वाणिज्यिक कृषि या व्यापारिक कृषि में। इसके अलावा इसमें चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला भी उगाया जाता है। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य व्यापार होता है। इसमें पैसे कमाने के लिए खेती की जाती है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं फसल के प्रकार के बारे में। इसके पहले हम लोग कृषि के प्रकार पढ़े, तो कृषि के प्रकार और फसल के प्रकार में बहुत अंतर है। कृषि 3 प्रकार के होता है: प्रारंभिक जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि, वाणिज्यिक जीविका कृषि। अब हम लोग पढ़ेंगे फसल के प्रकार में। फसल किसे कहते हैं? तो एक जैसा बीजों का उत्पादन करना ही फसल कहलाता है। जैसे धान ही धान रोपा जाता है तो फसल कहलाता है, या गेहूं ही गेहूं रोपा जाता है तो उसे फसल कहा जाएगा। यानी एक ही प्रकार के बीजों को उगाना फसल कहलाता है। भारत में ऋतु के हिसाब से फसल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रबी फसल, दूसरा है खरीफ फसल और तीसरा है जायद या गर्मा फसल। रबी फसल को जाड़े के ऋतु में उगाई जाती है, खरीफ फसल को वर्षा ऋतु में उगाई जाती है और जायद फसल की उगाई जो होती है वह गर्मी में किया जाता है। रबी फसल की जो बुआई होती है वह अक्टूबर-नवंबर में होती है और कटाई मार्च-अप्रैल में होती है। इसमें गेहूं मुख्य रूप से आता है। गेहूं हो गया, आलू हो गया, मक्का हो गया। और खरीफ फसल में जो बुआई होती है वह जून-जुलाई में होती है और कटाई अक्टूबर-नवंबर में होती है। इसमें मुख्य रूप से धान की खेती की जाती है। धान हो गया, इसमें भी मक्का आता है और कोई कोई जो है फसलें होती है धान, उसके बाद जो है मूंगफली हो गया, यह सब खरीफ फसल है। और जायद फसल जो होता है इसकी बुआई मार्च-अप्रैल में की जाती है और कटाई जून-जुलाई में कर ली जाती है। यानी गर्मी में ही रोपा जाता है, गर्मी में ही काट लिया जाता है। उसे गर्मा फसल या जायद फसल कहते हैं। गर्मा फसल से यह स्पष्ट हो रहा है कि गर्मी में इसको उगाया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। गर्मा फसल में अधिक सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, जैसे तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया। यह सभी फसल जो है जायद फसल के उदाहरण है। तो तीनों के बारे में बारी बारी से हम लोग समझ लेते हैं। रबी फसल तो इसको बता ही दिए, अक्टूबर-नवंबर में बोया जाता है और मार्च-अप्रैल में काट लिया जाता है। गेहूं, जौ, मटर, मसूर, सरसों आदि आते हैं इसके अंदर। खरीफ फसल इसको वर्षा ऋतु में यानी जून-जुलाई में बोई जाती है और सितंबर-अक्टूबर में काट ली जाती है। खरीफ फसल इसे कहते हैं। जैसे मकई हो गया, जनेरा हो गया, बाजरा हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, उड़द, कपास, जूट, यह सभी खरीफ फसल के अंदर आते हैं। और जायद फसल में क्या आते हैं? जिस फसल को ग्रीष्म ऋतु में यानी मार्च-अप्रैल में बोया जाता है और जून-जुलाई में काट लिया जाता है उसे जायद फसल कहते हैं। जैसे धान, मकई, सब्जियां। इस फसल में मुख्य रूप से सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। सब्जियों में खासकर खीरा, ककड़ी, कद्दू का मतलब लौकी, भिंडी, खरबूज, तरबूज आदि का उपजाया जाता है। ये सब उगाया जाता है जायद फसल में। तो ये था भूगोल का कृषि चैप्टर का पार्ट 1। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।